आइए प्रारंभ करते हैं भूगोल खंड अ अध्याय 4 और पाठ का नाम है मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। मानव विकास क्या है और मानव विकास के घटक कौन कौन हैं, मानव विकास के आधार क्या हैं, मानव विकास का जो सूत्र है निर्माण किसने किया और मानव विकास का प्रकाशन, मानव विकास के रिपोर्ट का प्रकाशन कब से किया जा रहा है, इसी टॉपिक पर आज के क्लास में हम सब चर्चा करेंगे। तो मानव विकास को पढ़ने से पहले हमें दो चीजों पर ध्यान देना होगा। पहला हमें पढ़ना होगा विकास। क्या पढ़ना होगा? विकास क्या है। महापुरुषों की कमी नहीं है, कह सकते हैं सर विकास हमारे मित्र का नाम है, कह देंगे। एक से एक लोग हैं यहाँ है। अंतर होता है, ये दंडी श है और वहाँ तलाबे श होता है, लेकिन वर्णमाला इतने हमारे बच्चों का स्ट्रॉन्ग है कि कहाँ तलाबे श। अरे कई लोग तो मैं देखा हूँ वी क आकार मूर्धन्य श, व हरशिकार क आकार और मूर्धन्य श लिख देते हैं विकास। कितना को लिखने में त्रुटि इसलिए नामे छोड़ देता है, लिखता ही नहीं। न तो अंग्रेजी में ऐसे लिखता है कि हमको तो समझ में नहीं आता है। विकास क्या है? तो उम्मीद है आप लोगों ने बचपन से ही एक शब्द जाना है कि विकास लगातार चलने वाली एक प्रक्रिया है। विकास क्या है? तो विकास एक प्रक्रिया है जो लगातार चलती है, अनवरत चलने वाली, कभी न रुकने वाली। या यूं कहें कि जन्म से लेकर मृत्यु तक सतत चलने वाली एक प्रक्रिया का नाम है क्या? विकास। क्या नाम है? विकास। ये सामान्य सी बात हो गई, सब जानता है इस बात को। विकास क्या है? अनवरत चलने वाली, लगातार चलने वाली, कभी न रुकने वाली, या जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली क्या है? एक प्रक्रिया है। लेकिन प्रश्न है कि रियल में विकास क्या है? तो भूगोल के विद्वान कहते हैं विकास का परिभाषा थोड़ा अलग सेंस में लेते हैं और कहते हैं विकास गुणात्मक परिवर्तन है। क्या है? जो धनात्मक या सकारात्मक, गलत कि सही? विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। अच्छे शब्दों में विकास धनात्मक परिवर्तन है, विकास गुणात्मक परिवर्तन है। विकास क्या है? धनात्मक परिवर्तन है, विकास गुणात्मक परिवर्तन है, विकास सकारात्मक परिवर्तन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विकास मूल्य सापेक्ष होता है। अब कहोगे कि सर मूल्य सापेक्ष का मतलब क्या होता है? तो मूल्य सापेक्ष का मतलब है कि आप जिस उम्र में हैं, लंबाई आपकी बढ़ गई, ये आपका विकास नहीं हुआ। लंबाई के साथ साथ आपके शरीर का वजन, आपके मस्तिष्क का विकास, शरीर के सभी अंगों का संतुलित मात्रा में अगर परिवर्तन होगा तब विकास कहला जाएगा।
एक आदमी पहले कुछ नहीं कमाता था, लेकिन आज वह 50,000 प्रति महीना कमा रहा है, तो क्या विकास कहलाएगा? केवल 50,000 रुपया प्रति महीना कमाना विकास नहीं कहलाएगा। 50,000 रुपया के साथ साथ, प्रति महीना के साथ साथ उसके जीवन के सभी आधारभूत सुविधा में विकास हो जाए। क्या जी? शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, उसके जीवन में अन्य जितनी भौतिक चीज हैं, सभी जरूरतें अगर बढ़े तब क्या कहलाएगा? इसलिए कहा कि विकास मूल्य के सापेक्ष होता है। विकास का मतलब एक दिशा नहीं। अगर सभी क्षेत्र में आप डेवलपमेंट कर रहे हो, आपके लाइफ में हर क्षेत्र में जीवन के जितने आयाम हैं, अगर सभी आयामों में क्रमिक रूप से परिवर्तन हो रहा है, तो जीवन के हर क्षेत्र में खुश रहिए। होने वाले क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? जीवन के हर क्षेत्र में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो विकास लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, विकास गुणात्मक परिवर्तन है, विकास धनात्मक और सकारात्मक होता है, और विकास मूल्य सापेक्ष होता है। वहीं अगर बात करते वृद्धि की, दूसरा टॉपिक आता है वृद्धि क्या है। वृद्धि की बात करते हैं। याद रखेंगे, वृद्धि लगातार चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। लिख सकते हैं, वृद्धि परिवर्तन की एक अवस्था है। वृद्धि परिवर्तन की क्या है? एक अवस्था है जो धनात्मक व ऋणात्मक दोनों होता है। नहीं, वो केवल सकारात्मक है, और क्या है? ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हैं। और एक और बात, यह मूल्य सापेक्ष होता है, और वृद्धि जो होता है मूल्य निरपेक्ष होता है। 2 नंबर का प्रश्न ही कई बार पूछा जा चुका है कि वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करें। 2 नंबर का प्रश्न है। हमने कहा विकास लगातार चलने वाली क्या है? प्रक्रिया है। विकास गुणात्मक परिवर्तन है। विकास सकारात्मक और धनात्मक दोनों होता है। यह मूल्य सापेक्ष होता है। विकास का मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट, जीवन के हर आयाम में परिवर्तन हो, विकास कहलाएगा। लेकिन वही वृद्धि की बात करते हैं तो वृद्धि भी परिवर्तन की अवस्था है। वृद्धि भी क्या है? परिवर्तन की अवस्था है। लेकिन याद रखेंगे, वृद्धि धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है। जैसे पढ़ लिख के बहुत बड़े आदमी हो गए, नैतिकता का विकास नहीं अपने अंदर हुआ। बड़े छोटों का लिहाज करने का आपके अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं आया। आप वृद्धि किए हैं, विकास नहीं किए। गलत है। विकास में हुआ कि सब कुछ बढ़े। आप बड़े हुए तो आपके अंदर नैतिकता की भावना का भी विकास हो, मानवता, मानवीय गुणों का आपके अंदर भी क्या हो, समावेश हो। उम्र के अनुसार आपके अंदर सामाजिक दायित्व, कई सोशल लेवलिटी जो आपके ऊपर, उसको आप देख रेख करें तो विकास होगा। सब कुछ बढ़ गए, बड़े छोटों का लिहाज नहीं किए, माता पिता का सम्मान नहीं किए, समाज की कुछ जरूरतें हैं उसको इग्नोर करके आप आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पूंजीपति जो होते हैं वो वृद्धि करते हैं और मिडिल क्लास लोग विकास करते हैं, क्योंकि सब चीज लेकर चलता है। और जैसे ही सत्ता में प्राप्त कर लेते हैं तो वो लेकर अपने वृद्धि की बात करते हैं। वृद्धि केवल अपने से मतलब होता है, उसको समाज से कोई लेना देना, समाज से विकास का लेना देना होता है। नेता मंच पर आते तो वृद्धि की बात करते हैं, विकास की। पौधा की वृद्धि होती है और इंसान का विकास होता है, क्योंकि पौधा देखिएगा लगातार लंबाई बढ़ेगा, फिर वहां पर स्थिर हो जाएगा, फिर उसका मोटाई बढ़ना शुरू करेगा। और इंसान में एक आध बात को छोड़ दिया जाए तो उसकी लंबाई, मोटाई और बुद्धि 100 बढ़ता है साथ साथ। हाँ, किसी की गति ज्यादा होगी, किसी की गति क्या होगी। तो मानव के परिवर्तन के लिए किस शब्द का प्रयोग करेंगे, और किसी प्लांट्स का हो तो वृद्धि शब्द का। पौधा बड़ा बढ़ रहा है, वृद्धि कर रहा है, कहाँ कौन कहता विकास कर रहा है, और नाम लेके कहता है फलाना आदमी बहुत विकास कर गया। सुने होंगे आप लोग। आगे बढ़ूं। अब है
एक प्रश्न दिया है, विकासहीन वृद्धि और विकास युक्त वृद्धि में अंतर, क्या अंतर है? चर्चा करेंगे। विकासहीन वृद्धि यहीं से आता है, और विकास युक्त वृद्धि। तो विकासहीन वृद्धि का मतलब हो गया कि आपके जीवन के किसी एक क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और बाकी क्षेत्र आपका क्या हो रहा है? पिछड़ रहा है। जैसे आज के नौजवान विकासहीन वृद्धि कर रहे हैं। गलत सही, केवल एक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उनका चरित्र पिछड़ता जा रहा है, नैतिकता उनके अंदर लोप होता जा रहा है। तो होगा विकासहीन वृद्धि। और विकास युक्त वृद्धि का मतलब होता है कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सब क्षेत्र में आपका डेवलपमेंट हो। तो ये हुआ विकास युक्त वृद्धि या विकास युक्त परिवर्तन। किसी एक क्षेत्र में बढ़े हैं, बाकी क्षेत्र में क्या हो गए? लोप हो गए। तो ये होगा विकासहीन वृद्धि की अवस्था भी होगी। अब सवाल है, विकास तो जान गए, लेकिन आपको पता है हमें पढ़ना है मानव, क्या पढ़ना है? मानव विकास। अगर हम बात करें मानव विकास की, मानव विकास की बात करें, तो मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन 1990 ईस्वी में डॉक्टर महबूब उल हक ने, गलत है सही? मानव विकास की अवधारणा का विकास डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में दिया था। लेकिन एक बात ये नहीं है कि डॉक्टर महबूब उल हक अकेले किए थे। डॉक्टर महबूब उल हक के साथ अपने इंडिया के थे डॉक्टर अमर्त्य सेन। 1998 ईस्वी में इन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये इंडियन थे और ये पाकिस्तान के थे। डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। और अमर्त्य सेन कहाँ के थे? भारत के थे। तो मानव विकास पर काम करने वाले अगर दुनिया के प्रथम अर्थशास्त्री का नाम आएगा, विद्वान का नाम आएगा, तो इसमें दो आदमी का नाम आता है। एक डॉक्टर महबूब उल हक, दूसरा डॉक्टर अमर्त्य सेन। दोनों मित्र थे, दोनों ने साथ रहकर पढ़ा लिखा आगे बढ़ा और दोनों ने मिलकर मानव विकास पर काम किया। लेकिन इस अवधारणा को प्रस्तुत किसने किया? इस एक विचारधारा के रूप में इसे डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 ईस्वी में क्या कर दिया? प्रस्तुत कर दिया। और डॉक्टर महबूब उल हक ने कहा कि विकास का मतलब होता है, हक के अनुसार विकास का मतलब होता है विकल्पों में वृद्धि। विकल्पों में वृद्धि। विकास का मतलब क्या होता है? मतलब हक के अनुसार विकास का मतलब क्या होता है? अगर हम कहें कि हक के अनुसार विकास का मतलब क्या होता है, तो विकल्पों में वृद्धि। अब मन में होगा कि सर विकल्प में वृद्धि का मतलब क्या होता है? विकल्प में वृद्धि का मतलब होता है मेरे अनुसार कि जैसे आपको अपने जीवन को क्रिकेट का एक ओवर की तरह मानना पड़ेगा। हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं कि जैसे फुटबॉल में पेनाल्टी किक जो आता है, एक बार मारा, रोक लिया तो गुड, नहीं तो आउट। नहीं, डेवलपमेंट करना, आगे बढ़ना है तो आपको अपने लाइफ को क्रिकेट एक ओवर के अनुसार समझना होगा। जीवन में जैसे एक बैट्समैन बैट लेकर क्रीज पर खड़ा है, बॉलर ने उनके सामने क्या बॉल डाला, किच कर जाता है, एक विकेट नहीं लेता है। दूसरा बॉल डाला, बैट्समैन उस बॉल का भी फायदा नहीं उठा पाता है। तीसरा बॉल मार फेंका क्रीज पर, तीसरा बॉल से भी बैट्समैन कुछ नहीं कर पाता है। मतलब क्रमिक रूप से एक ही बॉल को 1 2 3 4 5 बार फेंका, बैट्समैन खरा का खरा रह गया, क्योंकि ऐसा बॉल ही नहीं उसके सामने आया कि उसको मार के एक रन ले सके। लेकिन जब छठा बॉल आया उसके सामने, ओवर का अंतिम बॉल आया, उसने दिया उठा के कहीं 6 कर ले,
तो पूरे ओवर का एवरेज क्या कर लेगा, बराबर कर लेगा। तो जीवन में आगे बढ़ना है तो एक मौका को अंतिम मौका मत समझो। गलत सही। अभी कल एक पेपर में आया था कि 10 बार स्टेट पीसीएस फेल होने वाला यूपीएससी के एग्जाम में 67वां रैंक लाया। अन्य की बात छोड़ो, ये तो छोटा मोटा पद हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जितने छोटे चुनाव में, वार्ड के चुनाव से लेकर एमपी के चुनाव तक खड़ा हुए, सारे इलेक्शन में क्या हो गए, लेकिन जब राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हुए तो क्या हो गए, तो सारी जो पराजय थी जीवन के अंत में जय में बदल गया। गलत सही। तो आप सबके लिए डेवलपमेंट का मतलब ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर एक मौका हुआ, हमने मौका को चूक किया, तो मतलब ये नहीं कि हम कुछ करने के लायक नहीं है, दूसरी बार प्रयास करेंगे। क्योंकि हरिवंश राय बच्चन जो बहुत बड़े हिंदी साहित्य के साहित्यकार थे और हमारे मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, इन्होंने लिखा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती। और आप लोग तो ऐसे हैं कि बिना कुछ किए जय जयकार मनाना चाहते हैं, अब बिना कोशिश किए अरे हम हार कैसे गए, हम सफलता क्यों नहीं मिली। हारता वही है जो जीत के लिए प्रयास करता है, और जो जीत के लिए प्रयास ही नहीं करेगा तो हारेगा क्या, क्या जी। और याद रखेंगे उपविजेता ही कल विजेता बनता है। क्या, क्योंकि उपविजेता रहकर उसे ये अपने मूल्यांकन करता है कि हमने कहाँ थोड़ा सा कमी किया, हम सेकंड हो गए वो फर्स्ट हो गया, और उसका हमसे क्या बेटर प्रदर्शन रहा, उसके मूल्यांकन करके आगे बढ़ता है। तो हक ने क्या कहा कि विकल्प बढ़ा दो, एक बार में नहीं किया दूसरा बार देंगे, दूसरा बार नहीं किया तीसरा बार देंगे मौका। याद रखेंगे जीवन में सफल होना है तो जिस रास्ते पर चढ़कर सफल होंगे उस रास्ता पर लगातार चलते रहो। गलत कि सही। असफल वही होते हैं जो रास्ता को छोड़ देते हैं, लेकिन लगातार रास्ता को पकड़कर चलने वाले कभी असफल, देर तक लगातार चलेगा सफलता मिल जाएगी। गलत कि सही। जाना है मुजफ्फरपुर, पकड़ लेंगे शिवहर वाला बस, कभी नहीं मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे। इसलिए बार बार बोलता हूं, अगर आप पढ़ते भी हो तो पढ़ाई को दिशा में पढ़ो कि तुम्हारा पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम से आगे पीछे नहीं जाना है। ज्यादा आगे जाओगे तो बाउंस करेगा, पीछे आओगे तो सफलता नहीं मिल पाएगी। तो पाठ्यक्रम को जो सिलेबस बनाया है उसी को लेकर चलना है। हमारे अमर्त्य सेन ने भी विकास का परिभाषा दिया, और अमर्त्य सेन ने विकास की परिभाषा देते हुए लिखा, लोगों के स्वतंत्रता में वृद्धि करना है, स्वतंत्रता बढ़ा देना है। मतलब विकल्प चुनने की स्वतंत्रता उसको बढ़ा दो। यहां तो विकल्प ही नहीं चुनने दिया जाता है। बेटा साइंस लेगा, आर्ट्स लेगा, कॉमर्स लेगा, बाप तय करेगा। किस चीज का बिजनेस करेगा, पिता अगर पैसा दे रहा है तो पिता तय करेगा। जैसे अभी किसी बच्चा ने इकोनॉमिक्स क्लास में कहा कि पिता के पैसा से बच्चा कोई साइकिल खरीदता, उस पर संपत्ति पर पुत्र पिता का अधिकार होगा। सही बात है। कौन कहा इकोनॉमिक्स की सबसे ऐसा? खान सर जी के कहने से क्या हो जाएगा, तर्क उनका क्या होगा? किसी किताब में तो सिद्धांत लिखा नहीं है। पुत्र बालिक होता है ऐसे उसका संपत्ति हो जाता है। कोई भी पुस्तक संविधान को आधार मान के लिखा जाता है, बिना अपने मन से कह देने से कोई किताब लिखाता नहीं, लिखा जाता है। हम जो कह देंगे विधान हो जाएगा, आप जो कह देंगे हो जाएगा, नहीं चलेगा। तो प्रश्न ये है कि लोगों के स्वतंत्रता को बढ़ा दो। तुम्हें जीवन में सफल होने के लिए तुम खुद तय करो कि तुम्हारे लिए बेटर क्या होगा, क्योंकि जो खुद विकल्प चुनता है उस पर चलता है, जिस रास्ता को खुद बनाता है उस रास्ता पर चलता है, तो गारंटी उसे क्या मिलती है, सफलता मिलती है। तो मानव विकास सूचकांक जान गए। मानव विकास सूचकांक को विश्व की एक संस्था तैयार करती है, उसका नाम है UNDP। कौन तैयार करती है? डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास की अवधारणा का
निर्माण किया था, प्रतिपादन किया था। और यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन रहकर काम करने वाली एक संस्था है, नाम है यूएनडीपी। इस संस्था ने 1990 में ही, कब, 1990 ईस्वी में ही मानव विकास को स्वीकार कर लिया और 1990 से ही मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट अंग्रेजी में कहते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो विश्व में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट 1990 में ही तैयार किया गया। 90 में अच्छा चीज था, स्वीकार कर लिया, और 90 से ही क्या हो रहा है, मानव विकास रिपोर्ट ये चल रहा है। अब सवाल होगा, तो सर मानव विकास रिपोर्ट जो बन रहा है, चल रहा है, तो हम प्रेजेंट की डाटा की बात करते हैं। तो HDI में मानव विकास रिपोर्ट में वर्तमान समय की बात करें तो विश्व के 189 को देश है, 89 देश है विश्व के। पुराना डाटा होगा वो, विश्व के कितने देश हैं, धीरे धीरे जुड़ेंगे ना। ये 2022 का डाटा मैं बता रहा हूं। विश्व के, हालांकि 2020 में भी 89 वो था, विश्व के 189 देश इसमें शामिल हैं। और इसमें अपने इंडिया का जो रैंक है 131वां। मन मानव विकास में हमसे 130 को देश आगे। अब कहो कि भाई कि मानव विकास में 130 देश आगे हैं, पैमाना क्या है इसका, सूचक क्या है, मतलब पैमाना। मानव विकास जब रिपोर्ट बनता है तो कोनो न कोनो आधार मान के तो बनता होगा, कि बिना आधार के बनेगा। हर चीज का एक आधार होता है। तो आपको बता दें, मानव विकास रिपोर्ट जो तैयार किया जाता है उसके 3 सूचक हैं। कितने सूचक हैं, 3। पहला है 1 नंबर में स्वास्थ्य, क्या है, दूसरा है शिक्षा, और तीसरा है संसाधनों तक पहुंच। गलत सही, संसाधनों तक पहुंच में कई बातें शामिल हो जाता है। संसाधनों तक पहुंच में हम प्रति व्यक्ति आय भी ले सकते हैं। गलत सही, मतलब मानव विकास के सूचक कितने हैं, कितने सूचक हैं, 3 हैं। पहला कौन है, स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि सर स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है। तो मानव विकास निकालते समय यह देखा जाता है कि 189 देशों में किस देश के लोग अधिक उम्र तक जिंदा रहते हैं। कितना रहते हैं, अधिक उम्र तक जिंदा रहते हैं। और एक बता रहा हूं, मानव विकास के अंक की बात करें कि मानव विकास में अंक कितना होता है, तो न्यूनतम अंक कितना होता है, 0, और अधिकतम अंक कितना होता है, 1। न्यूनतम अंक 0 और अधिक अंक 1। गलत सही। और 1 को कई भागों में बांट दिया गया है, 3 भागों में, मतलब 33.33। फिर यह हो क्या होगा, 33.33 चलेगा। फिर यहाँ 33 सबको, ये तीनों को औसत भार कितना दिया गया है, माने 1/3, तब नहीं 1 पुर जाएगा। जो देश 0 के जितना करीब होगा उस देश का मानव विकास सूचकांक उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। समझ रहे कि नहीं है। जो देश जैसे कहेगा पढ़ने में अच्छा कितना है, तो जो जितना नंबर लाएगा, जो 100 के करीब जिसका होगा वो ज्यादा अच्छा होगा, और जिसका 100 से जितना कमी होगा उसका पीछे होगा, कमजोर होगा। तो प्रश्न ये कहता है कि मानव विकास के कितने सूचक है, 3। स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच। गलत सही। अच्छा, इसका अंक कितना है, 0, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 1 है। गलत या सही। इस 1 को 3 भागों में बांट दो, 1 को ही बांटेंगे 33.33 सबको जोड़ेंगे तो लगभग 1 आ जाएगा। तो हर देश में हम स्वास्थ्य देखेंगे
लोग कितना उम्र तक जिंदा रहता है। तो कोई होगा कि भाई 100 वर्ष तक, 80 वर्ष तक, 90 वर्ष तक जीता होगा। शिक्षा, भाई शिक्षा तो पढ़ा लिखा तो सबको होना चाहिए। क्या सबके घर में खाने के लिए प्रचुर मात्रा में अन्न होनी चाहिए, वैसे ही बौद्धिक विकास के लिए हर इंसान को साक्षर होना क्या है, बेहद जरूरी है। तो साक्षरता का लेवल देखा जाता है कि आपके देश में साक्षरता का लेवल, अगर मान लिया विश्व का जितना मानव जीवन प्रत्याशा है कि कितना दिन तक जीना है, मान लो 80 साल है, तो आपके देश में 80 साल जीता है तो उसको कितना अंक दे देंगे। शिक्षा 100% होना चाहिए, तो आपको फिर वहां कितना अंक गिन देंगे, 33.33 गिन देंगे। संसाधनों तक पहुंच जितना होना चाहिए और उतना आपकी पहुंच है तो आपको हम कितना दे देंगे। लेकिन जैसे जैसे घटता जाएगा तो 33.3 में से धीरे धीरे क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। लेकिन आज तक एक किसी को मिला नहीं है, क्योंकि 100% साक्षरता वाला विश्व का कोई देश भी नहीं है। एकाध को बुर्बक रहबे करता है, न पढ़ने में उसको मन रुचि लेता ही नहीं। शिक्षा की बात वहां भी नहीं होता। संसाधन तक पहुंच हर देश में, चाहे अमेरिका ही क्यों नहीं हो, स्विट्जरलैंड ही क्यों नहीं हो, वहां भी भिखारी सब है। अलग बात है कि हमारे यहाँ लकड़ी वाला गाड़ी से चलता है भीख मांगने, वहां अल्टो कार से चलता होगा भीख मांगने। हमारे यहाँ बिना इन्वेस्ट के भीख मांगता है और वहां कुछ इन्वेस्ट कर देता है। 5 रुपया का पुस्तक होगा, पेन होगा, सर प्लीज इसका 10 रुपया हमको दे दीजिए। तरीका अलग है। भीख मांगने के लिए भी ये करता है, गलत सही। भीख भी मांगना हो तो अपना ट्रेन में चढ़ेगा, 2 घंटा के लिए बजाते रहेगा भीख मांगने, नहीं ऐसे नहीं है। वहां क्या करेगा, रोड शो करेगा, हाँ अपने कला को दिखाएगा। कला को दिखाकर आपसे पैसा, भिखवारी तो सब जगह है, मांगने का तौर तरीका अलग अलग है, लेवल के अनुसार होता है। और स्वास्थ्य, हमको नहीं लगता कि 100% कोई आदमी स्वस्थ होगा, किसी न किसी प्रकार का रोग सबके शरीर में होता ही है। गलती बोल रहा हूं? तो इस हिसाब से 3 हो गए। अब प्रश्न है तो सर इसमें सबसे बड़ा देश कौन होगा? कि मानव विकास के आधार पर, मतलब मानव विकास के आधार पर विश्व के देशों को कितने वर्गों में बांटा गया? 3 वर्गों में रखा गया, 3 नहीं 4। मानव विकास के आधार पर विश्व के देशों को कितने वर्ग में बांटा गया है? 4। पहला अति उच्च, क्या है? अति उच्च। अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाला देश। और आपको बता दें कि जिन देशों का स्कोर, किसका? जिन देशों का स्कोर 0.800 से क्या हो, ऊपर हो। हमने कहा अधिकतम 0 से 1 के बीच होगा, कम से कम 0 होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आज 0.8001 से तो बहुत कम है, लेकिन कह दिया जिसका 0.8 से क्या हो, स्कोरिंग ऊपर हो, वह अति उच्च मानव विकास सूचकांक वाला क्या होगा? देश होगा। दूसरा कहेंगे उच्च। उच्च की बात करता है तो 0.701 से क्या होगा? 0.799 तक। क्या जी? जब होगा तो 800 से कम ही ना होगा, या इसको हम 800 तक भी कर सकते हैं, लेकिन 799 ठीक रहेगा। कि 0.701 से 0.799 तक जिस देश का स्कोरिंग होगा वो उच्च मानव विकास की श्रेणी में आएगा। तीसरा क्या होगा? मध्यम। क्या होगा? मध्यम की बात करते हैं तो मध्यम का डाटा दिया है 0.55, 550 से कितना के बीच? 0.700 के बीच, क्योंकि यहां 701 से लिया है। और तीसरा क्या होगा? चौथा निम्न। क्या होगा? निम्न की बात करते हैं। सबसे कम मानव विकास का जो आंकड़ा होगा, तो सबसे कम में अगर होगा तो होगा 0.549 से
कम, जितना इसमें नीचे आ जाए। और आपको बता दें, इस आंकड़ों को देखा जाए तो आपके पाठ्य पुस्तक में लिख दिया गया है कि अति उच्च में विश्व के 59 देश हैं। विश्व के कितने देश हैं? 59 देश हैं। उच्च में 53 देश हैं, मध्यम में 39 देश हैं और निम्न में 38 देश। और याद रखेंगे, मानव विकास सूचकांक में महादेश की बात कर ले तो सबसे ऊपर में है यूरोप महादेश। अमेरिका तो टॉप 10 में नहीं है, इंडिया का तो बातें छोड़ दो। लेकिन एक बात देखा गया है कि कुछ ऐसे देश हैं एशिया के जो भारत से छोटा है लेकिन मानव विकास में वो इंडिया से आगे। अमेरिका ही ले लो, सॉरी श्रीलंका ही ले लो। श्रीलंका का इंडिया से लेवल नीचे है, मतलब भारत से अच्छा उसका पोजीशन है। इंडिया तो 131 पर है ना, उसका बहुत नीचे, 100 से नीचे के आसपास। क्योंकि तो हमसे तो वहाँ बहुत परेशानी है वहाँ ना। अब होगा कि सर मानव विकास सूचकांक तो आपने बता दिया, जिसमें सबसे ऊपर कौन है? तो मानव विकास सूचकांक में अगर सबसे ज्यादा नंबर 1 की बात करते हैं तो वह है नॉर्वे। और नॉर्वे को मध्य रात्रि का सूर्योदय का देश कहा जाता है। यूरोप महादेश का एक देश है क्या जी? नॉर्वे मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर है। और नॉर्वे के बाद अगर दूसरा का नंबर मिलेंगे तो वह स्विट्जरलैंड। कौन है? और तीसरा का कौन है? ऑस्ट्रेलिया है, जिसका प्रतीक चिन्ह है कंगारू। ऑस्ट्रेलिया तीसरा है। फिर मुद्दे पर आइए। अब सवाल है कि मानव विकास सूचकांक क्या है? अंतरराष्ट्रीय तुलना हमने बता दिया, तो प्रश्न है मानव विकास का मापन कैसे करते, ये जान गए? एक आता है मानव विकास के उपागम। मानव विकास के उपागम की बात करें कि मानव के विकास के उपागम कौन कौन है, तो मानव के विकास के 4 उपागम है। कितने उपागम है? मानव के विकास के 4 उपागम है। पहला है आय उपागम। क्या है? दूसरा है कल्याण उपागम। तीसरा है आधारभूत आवश्यकता। उपागम। और चौथा है क्षमता उपागम। मतलब मानव विकास के उपागम कौन कौन है? तो मानव विकास के कितने उपागम है? उपागम माने विधि रहता है। मानव के विकास को इन 4 तरीके से, 4 विधियों से ये कर सकते हैं। आय उपागम, देखिएगा जिस देश में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो, आय का मतलब क्या हो? जो हम शारीरिक या मानसिक श्रम करते हैं, और शारीरिक और मानसिक श्रम करने के बाद जो हमें मजदूरी मिलती है वो हमारा आयकर का इनकम कहलाता है। अगर मान लो हमारा इनकम ज्यादा होगा तो गारंटी है स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुंच हमारी अधिक होगी। इनकम ज्यादा होगा तो संसाधन तक हमारी पहुंच ज्यादा होगी, शिक्षा तक पहुंच हमारी क्या होगी? अन्य की तुलना में ज्यादा होगा। और स्वास्थ्य तो अच्छा रहबे करेगा। इंडिया के तो 90% लोग, कोई बीमारी होती है दवा दुकानदार के पास जाता है, साहब हमको ये समस्या है, हमको दवा दे दीजिए। गलत बोल रहा हूं? नहीं बोल रहा हूं। आय, मानव विकास का पहला ये है, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होगी या राष्ट्रीय आय ज्यादा होगी, उस देश में मानव विकास का रेट क्या होगा? ऊंचा होगा। कल्याण उपागम की बात करते हैं। क्या होता है? कल्याण की बात करते हैं। तो जिस देश में सरकार शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, सामाजिक सुरक्षा पर ज्यादा व्यय करता है, वहां लोगों का कल्याण ज्यादा होगा।
देखो ना, सड़कें जितनी अच्छी होंगी देश का विकास उतना ज्यादा होगा, क्योंकि गाड़ी के रफ्तार से आपके विकास का दिशा का निर्धारण होता है। हम लोग बिहार यूनिवर्सिटी में बीए तो यहीं से कर लिए, मुजफ्फरपुर से एमए किए, तो एग्जाम देने जब जाते थे ना तो 4 बजे वाली गाड़ी पकड़ते थे, 10 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचाया करता था। ईश्वर का नाम लेते जा रहे हैं, ऐसे ऐसे गाड़ी चलता। हमारे बिहार के एक महापुरुष ने स्टेटमेंट दिया था भाषण में, गाड़ी में सड़क खराब रहेगा दुर्घटना ना होगा, ना बढ़िया बनेगा तेज चलाएगा गाड़ी ठोका जाएगा। आज देखिए जब सड़क बन गई है तब से कितना विकास हो गया। हम पढ़ने वाले बच्चे देखेंगे सीतामढ़ी में रहते हैं, बैरगिनिया में रहते हैं, सुबह ट्रेन पकड़ते हैं, जाके यूनिवर्सिटी में क्लास करते हैं और पुनः शाम में ट्रेन से अपने घर आ जाते हैं। गलत सही? सड़कें इतनी अच्छी हो गई, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, साइकिल है ना, साइकिल से भी 2 घंटा में मुजफ्फरपुर, 1.5 घंटा में मुजफ्फरपुर पहुंच सकते हो, कम से कम 2 घंटा में बड़ी आराम से जा सकता है। हाँ, साइकिल से 2 घंटा, नौजवान की बात बोल रहा हूँ, बूढ़े की बात नहीं। बूढ़ा भी 3 घंटा में चल जाएगा। सड़कें अच्छी हो गई तो कल्याण। आधारभूत आवश्यकता उपागम। आधारभूत आवश्यकता का मतलब कि हमको जीने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, गलत सही, हमें जीने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है, जैसे बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार, अगर ये सब ज्यादा है तब का डेवलपमेंट बढ़िया होगा। ये सब नहीं है तो आपका डेवलपमेंट क्या होगा? नहीं होगा। गारंटी आपका डेवलपमेंट क्या होगा? नहीं होगा। और क्षमता, ताकत, सामर्थ्य, हमारे अंदर काम करने के जितना समर्थ है, सामर्थ्य के अनुसार हमको काम मिलेगा तो विकास करेंगे। यहाँ तो मैक्सिमम नौजवान ऐसे ही घर में हाथ पर हाथ रख के बैठा हुआ, क्षमता का प्रयोग करने का अवसर ही नहीं दिया जा रहा है। जब क्षमता का प्रयोग नहीं करेगा तो डेवलपमेंट कैसे होगा, विकास कैसे करेगा? हमारी बात समझ में आ रही है? तो ये विकास के कितने उपागम हैं? 4 उपागम हैं। तो विकास के 4 उपागम हैं। तो फिर मन में एक प्रश्न होगा, विकास के स्तंभ कौन कौन है? विकास के स्तंभ की बात कर लें कि विकास के स्तंभ कितने हैं। एक बात, स्तंभ मन होता है खंभा, अंग्रेजी में कहते हैं पिलर। स्तंभ मतलब खंभा, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पिलर। जैसे हमारा ये घर है, इस घर को खड़ा करने के लिए हमें 4 पिलर की जरूरत है कम से कम। जितना ज्यादा देंगे उतना मजबूत ज्यादा होगा, लेकिन चारों कोना पर एक एक पिलर खड़ा कर दिया जाए तो घर खड़ा हो सकता है। टेम्पररी जो खेत खलिहान में घर बनता है उसमें 4 गो खंभा रहबे करता है। टेम्पररी कि छाया मिल सके, गर्मी से बच सके, ठंडी से बच सके। एक चौकी बनाते हैं, एक पलंग बनाते हैं, कुर्सी बनाते हैं, टेबल बनाते हैं, सब में 4 गो पौवा होता है, पैर है। तो विकास के स्तंभ कितने हैं? तो विकास को करने के लिए 4 चीजों का होना जरूरी है। वह 4 चीज कौन कौन है? तो पहला क्षमता, दूसरा सतत पोषणीयता, तीसरा उत्पादकता और चौथा सशक्तिकरण। विकास के स्तंभ कितने हैं? तो विकास के 4 स्तंभ हैं। कितने स्तंभ हैं? 4 स्तंभ है। नाम क्या है? क्षमता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। विद्वान कहते हैं या आप इस बात को जान कर रहे हैं कि विकास करने के लिए इन 4 चीजों का होना बेहद जरूरी है। जिस समाज में आप रहते हो वहां जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर भेदभाव न हो। जिस समाज में जाति प्रथा, धार्मिक विवाद होगा, छुआछूत होगा, उन समाज में रहने वाले लोगों का डेवलपमेंट नहीं होगा, विकास नहीं होगा। क्या मनीष गलत बोल रहा हूं? तो पहला क्या हो? क्षमता हो। दूसरा सतत पोषणीयता,
बार बार उसको अवसर दिया जाए। एक बच्चा सफल होता है और एक बच्चा असफल होता है, क्योंकि जिस बच्चा के ऊपर गार्जियन का दबाव एक बार नहीं होगा, बेटा मैं तुमको दोबारा मौका नहीं दूं, गारंटी वो फेल करेगा, कुछ नहीं करेगा जीवन। पहला मौका ही तुम्हारा अंतिम मौका है। पिता ने कह दिया चलो ना, तुम जितना मेहनत करना हम तुम्हारे पीछे हिमालय की तरह खड़ा है। बच्चा एक बार में निकाल लेता है, उसके दिमाग पॉजिटिव जाता है कि हमारे पिताजी हमारे पीछे खड़े हैं। मैंने अपने जीवन काल में देखा है, एक बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर, तब मैं कोचिंग नहीं पढ़ाता था, मित्र हमारे थे कोचिंग चलाते थे, कहीं बाहर गए एग्जाम देने, कहे कि आप थोड़ा 10 दिन रहिएगा, बच्चा आएगा, आपको SST पर पकड़ है ही, पढ़ा दीजिएगा थोड़ा सा। 30-35 बच्चे उनके पास थे, वो आता था बैठ जाता था, हमको जो नॉलेज था हम उनको देते थे। मैट्रिक का परीक्षा आ गया, बच्चा बेहद कमजोर था, हम 10 दिन मूल्यांकन कर लिए थे, हिंदी लिखना भी नहीं आता था उसे बढ़िया से। परीक्षा के दिन आया, हम बैठे थे रूम में, पैर पकड़ा लगा रोड, रो काहे रहा है, तू तो आशीर्वाद लो, जाओ सफल होके आओ। तो कहा कि सर जी 100 लड़का के भैया को आ रहा है, हमारे पापा आ रहे हैं, हमारे पिताजी तो मर गए हैं, भैया को कहे हैं तो डांट दिए, भाभी भी हमको डांट दी है, हमरा को क्या होगा, चलो हम चलते हैं। ताला मारे, साइकिल उठाए, गोयनका कॉलेज में था उसका सेंटर, होगा यहीं मैं रहूंगा, तो जितना देर जाएगा कुछ भी होगा तो गेट पर आ जाना। हम कुछ नहीं किए, उसको रूम के अंदर प्रवेश करा दिए, गेट पर देख लिया, हाँ फिर छुट्टी होना था 3 घंटा के बाद। हंसते हुए गया, हंसते हुए आया, रिजल्ट निकली, मिठाई लेके मिला, सर जब 2nd डिवीजन से पास कर गए। मतलब क्या है, उसके पीछे पॉजिटिव ब्रेन होना चाहिए। इंसान को सफल होने के लिए कई बार ज्ञान और पैसा की जरूरत नहीं होती है, एक पॉजिटिव कहता है ना मेरे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, गलत कि सही। जैसे बच्चा साइकिल सीखता है, पीछे पकड़े रहो, लगे कि हम गिरेंगे नहीं, भैया पकड़े हैं, दीदी पकड़ी है, पापा पकड़े हुए हैं, भले वो धीरे चलाते चलेगा, जैसे बोल के देख लेगा पीछे, अरे बाप रे फोटो धैले हैं, गारंटी है गिरना है उसे। लेकिन पॉजिटिव ब्रेन सफल होने के लिए होना बेहद जरूरी है। उत्पादकता, हर इंसान को आगे बढ़ने के लिए उत्पादक होना चाहिए, उसके अंदर किसी न किसी प्रकार का गुण होना चाहिए। यहाँ बच्चे, हम खास करके बिहार के, इसलिए बिहार का नाम बोल रहा हूँ, बच्चे कहते हैं अरे BA कर ली, MA कर ली। नरेंद्र मोदी कहे कि रिक्शा चलाने आता था, नहीं ठेला चलाने आता था, नहीं पकौड़ी छानने आता, नहीं तो नौकरी कहे तुमको, तुम BA कर लिया तुम्हें कुछ करने नहीं आता है, तुम 10वां के पास कर लिए, 5वां के बच्चों को पढ़ा सकते हो तो नहीं, काहे नौकरी तुमको दिया जाएगा, तुम काबिल ही नहीं हो, और जो काबिल है उसे नौकरी मिल रहा है, तुमको तो जहां बैठा देंगे वो फेल करके छोड़ के चलेगा तुम। क्या जी, हमने टीचर से प्रश्न किया कि ये क्या है, 12 है, ये कितना है तो 15 है, गुना किया 10, 5 इकाई 6 हो गया ना। हमने बताया श्रीमान आप बताइए, बच्चों को पढ़ाते हैं तो फिर 2 इकाई 2 तो यहाँ क्यों नहीं लिखे कि 2 इकाई 2 यहाँ लिख दिए, का ऐसा नियम है इसलिए होता है, भगवान भला करे आपका, नियम इसलिए होता है, नियम क्यों बना ऐसा, पहला से गुना की सामने लिख दिए, जब इससे गुना की इसमें तो इसके सामने क्यों नहीं लिखे, यहाँ क्यों लिख दिए, कहता नहीं जानते, भगवान भला करे। क्या नाम का बेटा उजी आएगा, छोटा बच्चा तर्क ज्यादा करता है, बड़ों से ज्यादा छोटा बच्चा तर्क करता है। हम सरकारी बन के तो काला ऊंचा करके चलते कि हम तो ये क्वालिटी हमारे अंदर। धन्यवाद नीतीश कुमार जी का करिए, कागज दिखाओ नौकरी पाओ, नहीं जिलेबी छानने वाले, कंडक्टरी करने वाले, पान बेचने वाले बना दिए मास्टर, तो लड़का उसे नहीं बच्चे को पानी बेचना ना सिखाएगा, जलेबी छानना ही ना सिखाएगा क्या। टीचर की हर प्रतिवर्ष हर 12 महीने के बाद उपधा परीक्षण होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए कि आप उस लायक हैं या नहीं, क्योंकि भविष्य का निर्माण टीचर ही करते हैं। क्या ऑनलाइन होगा, फेल होता उसको 4 बार परीक्षा देके पास कराया जाता, बच्चा को एक बार नहीं पास किया तो ना तो फेल हो गया तो कुछ नहीं करेगा जीवन में, और टीचर फेल हुआ तो नहीं 4 बार मौका दो उसे, तो 4 बार फेल होने वाला मास्टर 4 बार फेल होने का लड़के ना बनाएगा वो। तो आपको सशक्तिकरण, हर इंसान को स्वावलंबी होने का मौका दिया जाए, गारंटी है।
जब स्वावलंबी हो जाएगा तो उसका अपना डेवलपमेंट हो नहीं जाएगा। तो ये मानव विकास सूचकांक में इतना ही पढ़ना है, लेकिन 2 टॉपिक और हैं, आप लोग 5 मिनट हमको समय दीजिए। एक है गरीबी सूचकांक। क्या है? तो गरीबी सूचकांक हल्का सा चर्चा किया है। तो सबसे पहले जान ले कि गरीबी है क्या, या गरीब कहते किसे हैं? तो वह व्यक्ति जो अपने जीवन के मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता है। गलत कि सही? वह व्यक्ति जो अपने जीवन के मूलभूत आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता है, उसी व्यक्ति को क्या कहते हैं? गरीब कहते हैं। गलत कि सही? और आपको बताते जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी माने भोजन, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा। तो जो व्यक्ति इन चीज को पूरा नहीं कर पाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? गरीबी कहते हैं या गरीब कहते हैं। गरीब में जीने वाले व्यक्ति को, इस अवस्था से नीचे रहने वाले को गरीबी कहते हैं। और गरीबी का निर्धारण करने के लिए एक रेखा बनाया गया है जिसका नाम है गरीबी रेखा। और गरीबी रेखा एक बना लिया, हमने बना दिया, तो इससे जो ऊपर है उसको कहते हैं APL, और जो इससे नीचे उसका नाम क्या दे दिया? BPL। क्या नाम है? गरीबी रेखा। माने गरीबी को निर्धारित करने वाली जो रेखा है, उस रेखा को गरीबी रेखा कहते हैं। और गरीबी रेखा में से जो ऊपर है उसे APL, एबव पॉवर्टी लाइन, माने गरीबी रेखा के, और जो नीचे है उसको कहते हैं BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के। अब कहो कि सर तय केना होता है? सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है नहीं। तो आज तो गरीबी के निर्धारण के लिए बीपीएससी में प्रश्न भी डाल दिया था पिछले वाला में, कि गरीबी के निर्धारण करने के लिए आज अपना MPI चल रहा है। MPI मतलब मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स। अनेक प्रकार के आंकड़ों के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया जाता है। ये नहीं कि आपके पास भोजन है, वस्त्र है, आवास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तय आप गरीब है, फिर आप गरीब नहीं। उसके अलावा भी बहुत ऐसी चीज हैं, उन सबको देखकर तब तय किया जाए कि आप गरीब हैं या नहीं। यहाँ तो 3 मंजिला बिल्डिंग है, स्कॉर्पियो रख के लोग 2 रुपये किलो गेहूं 3 रुपये चावल ले रहा है, कहता हम गरीब हैं। और हाथ में 1.5 लाख का मोबाइल लेके चलता था, कहता हम गरीब हैं। पता ही नहीं चला, सरकार ने अनेक आंकड़ा दे दिया है। तो भारत में गरीबी का ये मूल्यांकन करने के लिए सबसे पहला जो बनाया था उसका नाम था अलग समिति। कौन समिति? अलग समिति। इसी अलग समिति ने, उम्मीद है कि आप जानते हैं लेकिन समिति का नाम नहीं सुने होंगे। इसी अलग समिति ने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी। ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और 2400 कैलोरी से कम ऊर्जा लेते हैं प्रतिदिन, तो आप क्या हैं? गरीबी रेखा के नीचे हैं। आज 2400 कैलोरी से ऊपर ले रहे हैं तो ऊपर हैं। शहर में रहते हैं, अलग समिति ने कहा था यदि 2100 कैलोरी से कम लेते हैं तो आप गरीबी रेखा के, अगर इससे ऊपर लेते हैं तो क्या है? आप ऊपर हैं। इसके बाद एक और समिति आई थी, लकड़वारा समिति। लकड़वारा समिति आई थी और लकड़वारा समिति इसने रिपोर्ट दिया था कई राज्यों को मिलाकर के, और कहा था कि गरीब वह है जो संसाधन तक अपनी पहुंच नहीं बना पाता है। लकड़वारा समिति के बाद हाल में ही आई थी आप लोग के जन्म के बाद सचिन तेंदुलकर समिति। सचिन तेंदुलकर समिति 2005 में इसका गठन किया गया था। ये तो 1979 में आया था और लकड़वारा समिति 1993 में आया था। सचिन तेंदुलकर समिति ने कहा था यदि आप गांव में रहते हैं और प्रतिदिन 27 रुपया, क्या रुपया? गांव में रहते हैं और प्रतिदिन 27 रुपया से कम खर्चा करते हैं, आमदनी नहीं खर्चा, तो आप गरीबी रेखा के नीचे हैं। वहीं आप शहर में रहते हैं, कहाँ? शहर में रहते हैं और 33 रुपया से कम खर्चा करते हैं, तो आप क्या है? गरीब। तो गरीबी का निर्धारण करने वाली रेखा को गरीबी रेखा कहते हैं। और गरीबी रेखा पर बहुत सारी रिपोर्ट आई थी, लेकिन हम 3 का नाम किया। अलग समिति ने कहा था ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी, शहरी क्षेत्र में
इससे नीचे है तो आप गरीबी रेखा के नीचे, ऊपर है तो APL में है। हाँ सर, है हाँ, इनका प्रश्न कि सर असमानता क्यों है? शहर के लोगों को श्रम कम करना पड़ता, मेहनत कम करना पड़ता है। चावल खरीद के लाया, उसको पटकना बनाना नहीं है, सीधे कुकर में डाला, एक सीटी पे मार दिया, हो गया, भात बन गया। गांव में आपकी माँ भोजन पकाती होगी, चूल्हा को साफ करती होगी, चावल धान को साफ करती होगी, कुटा के आता होगा, फिर पटकती होगी, फिर बनाती होगी। तो ग्रामीण क्षेत्र में मेहनत ज्यादा करना पड़ता है, शहरी क्षेत्र में मेहनत कम करना पड़ता है। ये रीजन है, दूसरा कोई रीजन नहीं है। लास्ट प्रश्न GHI, लास्ट है GHI, ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स। पिछला बार क्वेश्चन डाल दिया था, मतलब सकल हास्य सूचकांक या सकल प्रसन्नता। हो गया सकल हास्य। और आपको बता दें, विश्व का एक देश ऐसा है जिसका नाम है भूटान। इसके यहां समृद्धि का निर्धारण GHI, ग्रोस हैप्पीनेस इंडेक्स के आधार पर होता है। बात समझ गए? और विश्व प्रसन्नता सूचकांक में अगर सबसे नंबर 1 कोई देश है तो वह कौन है? पिछला बार प्रश्न आया था कि सकल विश्व प्रसन्नता सूचकांक में सबसे आगे कौन है, और कौन देश है जहां प्रसन्नता के आधार पर ही अमीरी और गरीबी का तय होता है। और GHI के बारे में निर्धारण सबसे पहले 1972 में भूटान के चौथे राजा, जिनका नाम था जिंगमे, हाँ जिंगमे वांगचुक, नाम पॉलिटिकल में चर्चा किया हूं। जिंगमे वांगचुक ने 1972 में ही कहा था, राजा जी इस साल 92 किए थे, कि प्रसन्नता को विकास का सूचक माना जाए। और इन्होंने 4 GHI का आधार कितने हैं? GHI का आधार यहां GHI में इन्होंने भी 4 चीजों को रखा था: सतत और न्याय संगत विकास, पर्यावरण संरक्षण, संस्कृति का संरक्षण और सुंदर शासन। आपके यहाँ पर्यावरण संरक्षण हो रहा है, सुशासन है, सतत और न्यायपूर्ण विकास है और संस्कृति का संरक्षण कर रहे हैं, तो आप संपन्न हैं। और आपको बता दें कि यूएनओ ने 2011 में इस GHI को क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। मतलब यूएनओ ने GHI को कब स्वीकार कर लिया? और 2011 से ही प्रतिवर्ष विश्व मतलब ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स का निर्धारण होता है। और आपको बता दें कि अगर भारत की बात करें कि GHI में इंडिया का लेवल क्या है, भारत कितना नंबर पर है GHI के मामले में, तो GHI के मामले में GHI में विश्व के 109 को देश हैं। कितना देश है? और इंडिया की बात करें, इसका रैंक 66वां है। मैंने प्रसन्नता में भी विश्व के देशों में इसका रैंक क्या है? 66वां। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी?